प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूँ, जो कि 3 मार्च 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी यकीन मानो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के बोर्ड के पेपर में 90% फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को महा मैराथन क्लास को लेकर के आ चुका हूं। और इस कक्षा के माध्यम से आप सभी को पूरे किताब के एमसीक्यू बताया जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, ये सबसे अंतिम पेपर है। इसलिए अंत भला तो जग भला, आपका जो अंतिम पेपर बढ़िया चला गया तो मान लो कि आपका सब पेपर बढ़िया चला गया। तो आइए सबसे पहले हम प्यारे बच्चों आपको दिखा दे रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कितने सारे एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत सारे, कम से कम प्यारे बच्चों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कम 100 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ है, और वह देश है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का स्टार्ट किया गया था वो किया गया था फ्रांस देश से। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कम से कम 100 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आपका 95% या 90% फिक्स हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 में या 1871 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों, जो फ्रांस देश था उसको जो गणतंत्र देश की घोषणा की गई थी, कब किया गया था? 1848 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन किस देश का निवासी था, या अगर ये भी पूछेगा कि नेपोलियन किस देश का निवासी था या किस देश से संबंध रखता था, ये नेपोलियन कहाँ का निवासी था, अगर कोई चीज भी पूछे आपको एक ही जवाब देना है, जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, इंग्लैंड का। तो नेपोलियन कहाँ का निवासी था? तो ये प्यारे बच्चों ये था फ्रांस देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसका था। ठीक है, आप लोग भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप लोग छापते रहिए। ठीक है, चलिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी। किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। तो कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ये है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में। तो महामंदी की जो शुरुआत की गई थी कब हुआ था? इसका शुरुआत हो गया था सन 1929 में। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अब की बार के प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया है और ये पिछली बार के बोर्ड के पेपर में पूछा गया था कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं। आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा या नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को हम क्या जानते हैं? नई दास प्रथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? जिसको इंसान ने बनाया है या जो इंसान के थोड़ा बन गया है। ठीक है, देखो नवीकरणीय मतलब क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा या आपका जल ऊर्जा, वन या जीवाश्म ईंधन। तो जो भी जीवाश्म ईंधन है क्या है? ये एक नवीकरणीय संशोधन, ये साधन नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है, यही हमें बताना है। झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में। तो किसमें काली मिट्टी पाई जाएगी? गुजरात में। ठीक है,
कहाँ पे? गुजरात में। अब प्यारे बच्चों ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि हमारा झारखंड किस लिए फेमस है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड किसके लिए या किस उत्पादन के लिए फेमस है। अभी कभी तुरंत मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि झरिया ये किसके लिए उपयोग होता है, ठीक है। झारखंड का एक और भी नाम है झरिया, ठीक है। अब ये किस लिए फेमस है मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके जरूर बताना। आइए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में बताना है। गहन खेती, वन उन्मूलन, या अधिक सिंचाई, या अति पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का हुआ था उसका मेन रीजन क्या है? अधिक सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। भारत में, इंडिया में कितने परसेंट ऐसे स्तनधारी है जिनको लुप्त होने का खतरा है, मतलब कि डेंजर है, ठीक है। 10%, 20%, 30% या 40%। तो इंडिया में आप सभी के 20% ऐसे स्तनधारी है जिनको लुप्त होने का, समाप्त होने का, खत्म होने का चांस है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर है ये बताना है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है। असम में है कि उड़ीसा में है कि पश्चिम बंगाल में है कि मध्य प्रदेश में है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये है पर बच्चों वेस्ट बंगाल में, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो। एक बात और प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आप सभी को इसका जवाब मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा। तो महानदी पे कहाँ पे बना हुआ है सलाल बांध? ये बना था भैया, ये हमारा बन गया था चिनाब पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। भूदान, भूदान का मतलब क्या होता है? भू मतलब होता है भू या जमीन या धरती, तो आदान मतलब क्या होता है? किसी को दे देना, ठीक है। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यह किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। माने ऐसा कौन सा फसल है जिसे हम रेशेदार फसल के नाम से जानते हैं? जूट, कॉफी, जौ या रबर। तो किसे जानते हैं रेशेदार फसल? सभी को पता हो गया कि जूट को हम क्या बोलते हैं? रेशेदार फसल जानते हैं। क्यों? क्योंकि जूट के माध्यम से क्या होता है, उसमें रेशे वगैरह होते हैं, रेशेदार होते हैं, रेशा निकलता रहता है एकदम पतले पतले धागों की तरह। समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया जो मैंने आप सभी से पूछा था कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, झारखंड किसके लिए फेमस है, किसके लिए उसका नाम जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए? बॉक्साइट के लिए। तो झरिया हमारा किसके लिए फेमस है? अभी कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ क्या हो जाएगा? कोयला के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई भी अगर पूछेगा कि झरिया किसके लिए फेमस है, झारखंड किसके लिए फेमस है, तो क्या बताओगे? कोयला के लिए बताओगे। क्या बताओगे? कोयला के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका निर्यातक इंडिया नहीं करता है? कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। इंडिया उर्वरक का कभी भी ये निर्यात नहीं करता है, बाकी काफ़ी, तंबाकू, चाय सबका एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उर्वरक का कभी नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन क्या बोलेंगे? स्थानीय प्रशासन, पंचायत या ग्राम सभा या ग्रामोदय। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ऐसा ही छापते रहिए जैसे अभी अभी छाप रहे हो, ठीक है। चलिए तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्थानीय प्रशासन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो, प्यार से शेयर कर दो, और चैनल पर अभी तक नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी।
2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में? तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 2008 के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर तीसरे का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त? तो कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और एक बात मेरे को अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अब भी कभी वीडियो को रोको और इन तीनों का जवाब मेरे को कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में के माध्यम से दे दो, ठीक है? मैं कमेंट रीड करता हूँ, कौन सही कमेंट करता है, कौन बुरा कमेंट करता है, सबका मैं कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी का मैं कमेंट छोड़ता नहीं हूँ, सबका रीड करता हूँ, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कुल 20 MCQ को कवर कर लिया। अब हम 20 MCQ के अगले सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे आ गया कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2023 बोर्ड परीक्षा 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसके माध्यम से भी हम क्या करेंगे? 20 MCQ को देखेंगे। इसी तरीके से 2-3 सीरीज को देखते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा पूरे यहाँ पे किताब के MCQ समाप्त नहीं हो जाते हैं। और मेरे बच्चों यकीन मानो किसी में से आप सभी के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है? आओ इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट राजमार्ग कौन सा भैया, नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44, NH8, NH11 या NH88? इसमें से कमेंट करके तुरंत बताओ कि इंडिया में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? यह है प्यारे बच्चों नेशनल हाईवे 44। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोर्ड के पेपर में अब की बार पक्का पूछेगा, गारंटी लिखवा लो। भले आपके कोड में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको पता होगा कि आपके यूपी बोर्ड से संबंधित 7 कोड आपके पेपर के तैयार किए जाते हैं। 7 कोड में से कोई एक कोड में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब आया था? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। प्यारे बच्चों सूचना पाने का जो अधिकार आया था ये कब आया था? ये आया था अक्टूबर 2005 में। अब मेरे को ये बताओ कमेंट के माध्यम से, ये जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI है, इसी को हम बोलते हैं सूचना पाने का अधिकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सूचना पाने का अधिकार बोलते हैं। किसको? RTI को। अब मेरे को ये बताओ, ये जो कानून था, ये जो नियम था, अधिनियम था, अक्टूबर 2005 में तो आ गया, लेकिन ये एक्ट कब पारित हुआ ये मेरे को अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। ये सूचना, ये जो अधिनियम था कब लागू हो गया था ये मेरे को बता दो, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? सबसे पहले निर्धन देश के द्वारा, अल्प विकसित देश के द्वारा या विकासशील देश के द्वारा या विकसित देश के द्वारा? तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो था ये सबसे पहले विकसित देशों के माध्यम से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई थी? यानी जो भी आपका मनरेगा होता है, मनरेगा का ही फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है? अब देखो ये जो एक्ट है कब आया था? 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 में? कब आया था प्यारे बच्चों? ये आया था प्यारे बच्चों 2005 में। और कब लागू हुआ था? इसके जस्ट 1 साल बाद लागू हो गया था। सन 2006 में ये लागू हो गया था, एक्ट पारित हो गया था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? एवरेज इनकम किसे बोलते हैं? कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, घरेलू आय को या प्रति व्यक्ति आय को बोलेंगे? तो औसत आय किसे बोलेंगे? ये हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलेंगे? औसत आय, यानी कि एवरेज इनकम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है? ये काम करना मत भूलिए, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की किस चीज का प्रतीक है? शिकायतों का बना रहना किस चीज का प्रतीक है? असफलता का, सफलता का,
आज़ादी का या खुशी का? देखो, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है जो भी राजनीति होती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रहती ही है और लोग उसी पे कमेंट उछालते रहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आंदोलन जनता की किस चीज़ की भागीदारी पर निर्भर करता है? बंद हड़ताल पर, दबाव समूह पर, विरोध पर या स्वतः स्फूर्ति पर? तो आंदोलन जो होती है जनता की दबाव समूह पर, भागीदारी पर निर्भर करता है। ठीक है, जिस तरीके से जनता अगर दबाव देगी उसी तरीके से कानून पारित होंगे, उसी तरीके से आंदोलन किए जाएंगे बढ़िया तरीके से। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब इंडिया में औरतों के लिए किस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था है ये हमें बताना है। कैसे करोगे? समझो, लोकसभा की, विधानसभा की, मंत्रिमंडल की या पंचायती राज संस्थाएं की? किसकी व्यवस्था है भैया? ये है प्यारे बच्चों पंचायती राज संस्थाएं की आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है? सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? 4 चीज़ों पर, 3 चीज़ों पर या 7 पे या 2 पे? कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? ये करता है 3 चीज़ों पर। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? सन 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो भारत में जो पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी ये प्यारे बच्चों की गई थी सन 1992 ईस्वी के दौरान। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि संघीय राज्य की सूची में शामिल नहीं किया गया है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? प्यारे बच्चों ये जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली को संघीय राज्य की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिलाधिकारी? कौन करते हैं प्यारे बच्चों? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में छापते रहो, ऐसा ही छापते रहो कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? ये करते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? यह है ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या न्यूयॉर्क? कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है? यह है प्यारे बच्चों ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया है? ठीक है, 1947 में, 1950 में, 1948 में या 1945 ईस्वी में? जो हमारा श्रीलंका देश है ये जो इसको कब आज़ादी मिली थी? इसको मिली थी हमारे आज़ाद होने के जस्ट 1 साल बाद 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार होने के लिए दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन हमारा है आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। जब 2 या 2 से अधिक देशों में जब आपस में व्यापार होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, बिजनेस होगा, उसको हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों समझ सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसमें यह बताना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला है कि पेट्रोलियम है कि सौर ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैस है? कौन है? कमेंट बॉक्स में अभी कभी तुरंत छाप करके बता दो कि भैया गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है। ये है पर बच्चों
सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जिसको इंसान नहीं बना सकता है और इसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं और ये बार बार इसके यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वही होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी वस्तु खरीफ की फसल, कौन सी फसल खरीफ है, कौन सी फसल रबी है, कौन सी फसल दलहन है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है, ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो खरीफ की फसल क्या हो जाएगा? चना या धान या कपास या ख और ग दोनों। तो खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा धान भी हो जाएगा और आपका कपास भी हो जाएगा, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य घोषित किया गया? ठीक है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 ईस्वी को, 72 में, 1876 या 1880। तो कब किया गया था? सन 1871 ईस्वी में जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, छपेंगे। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा है भैया? ये है आपका खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर पहला है, सॉरी तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग को क्या बोलते हैं? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग करने के लिए जो भी आंदोलन किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं नारीवादी आंदोलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, अगर वो निवेश कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पादन बोलेंगे कि आपका वितरण बोलेंगे, क्या आपका विदेशी निवेश बोलेंगे, क्या आपका व्यय बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभी तुरंत मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ठीक है, क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे विदेशी निवेश बोलेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है अगर कहीं जा करके बाहर में निवेश करेगी, चाहे बाहरी कंपनियां अगर आपके देश में अगर निवेश कर रही है उसको क्या बोलेंगे? विदेशी निवेश बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1993 में, 1995 में, 1990 में या 1985 में? कब किया गया था प्यारे बच्चों? ये किया गया था सन 1995 ईस्वी के दौरान। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या जिनेवा में या ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ हुई थी? ये हो गया था आप सभी का जिनेवा में। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है भैया? उत्पादित सामान के लिए, स्वर्ण व चांदी के लिए, उत्पादित मशीन के लिए या खाद्य पदार्थ के लिए? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए फेमस है भैया? यह है आप सभी का खाद्य पदार्थ के लिए, खाने योग्य पदार्थों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार देता है? इसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो हमें अधिक नौकरी दे सकता है, अधिक जॉब दे सकता है? द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमें अधिक रोजगार देता है? तो ये पेरा बच्चों हो जाएगा प्राथमिक यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार दिया? मैंने बता दिया। अगला ये क्वेश्चन है कि जीडीपी से क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम या जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है या जीडीपी का से तात्पर्य क्या होता है या जीडीपी सब क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, विशाल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या सकल दैनिक उत्पाद? ये देखो ये दोनों ऑप्शन से मैं ये थोड़ा सा मिसमैच है। सकल है, क्या है ये? सकल घरेलू उत्पाद है और ये सकल घरेलू उत्पाद है। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या होता है इंग्लिश में?
ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि श्रीलंका एक कैसा देश है। श्रीलंका एक देश है, कैसा देश है बताना है। प्रायद्वीपीय देश है कि सीमांत देश है कि द्वीपीय देश है कि प्रांतीय देश है। कैसा देश है प्यारे बच्चों? तो श्रीलंका एक हमारा कैसा देश है? ये है प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय देश है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। माना बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? सामूहिक सरकार है कि राजतंत्र की सरकार है कि सामुदायिक की सरकार है कि एक पक्षी की सरकार है। अब बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है ये हमें बताना है। तो कैसी सरकार है? ये यहाँ पे सामुदायिक सरकार है। कैसी सरकार है? सामुदायिक सरकार है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। माने देश की अखंडता मतलब क्या होता है? माने देश आपका टूटे ना, बिखरे ना। ठीक है, देश आपका कंबाइंड रहे। ठीक है, और उसमें यूनिटी रहे। तो इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन या राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देश की अखंडता और एकता के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रमुख साधन कौन है। माने इंडिया में किस प्रकार के साधन को माने बढ़िया साधन माना गया है या उसी को प्रायोरिटी दी जा रही है? पाइपलाइन को, सड़क परिवहन को या रेल परिवहन को या जल परिवहन को। तो अभी तक प्यारे बच्चों इंडिया में आप सभी जो फेमस लाइन मतलब कि साधन है वो हो जाएंगे सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क के माध्यम से हर जगह जाना पॉसिबल है। बाकी पाइपलाइन, रेल परिवहन, जल परिवहन के माध्यम से हर जगह जाना पॉसिबल नहीं हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉडी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो बॉडी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है भैया? 1676 मिलीमीटर कि 1000 मिलीमीटर कि 762 मिलीमीटर कि 610 मिलीमीटर। तो बॉडी लाइन की जो चौड़ाई होती है ये होती है 1676 मिलीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है। इंडिया में पवन ऊर्जा माने पवन ऊर्जा मतलब क्या? हवा से जो एनर्जी प्राप्त किया जा रहा है, ये इसका माने सेंटर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में या हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? कहाँ पे है भैया? ये है आप सभी का तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेडियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, 1972 में, 1992 में, 1979 में या 1998 में। तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन हुआ था सन 1992 ईस्वी के दौरान। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ सकते हो कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। माने ऐसा कौन सा इनकम है जिसको हम एवरेज इनकम बोल सकते हैं? अब बता दो। अब तो बता ही सकते हो, कुल आय को बोलेंगे कि राष्ट्रीय आय को बोलेंगे कि प्रति व्यक्ति आय को बोलेंगे कि इन सभी को बोलेंगे? कि किसको बोलेंगे? औसत आय। इसको हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है। कमजोर होती है, मजबूत होती है, मजबूर होती है कि ये सभी हो जाती है। तो चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी हो जाती है? मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करती है। संगठन के द्वारा, एकजुटता के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करेगी? यह हमें करेगी आप सभी का एकजुटता और संगठन के द्वारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? संगठन के द्वारा हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी भैया? 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी सन 2008 में। कब किया गया था? सन 2008 में। ये मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में विधायिका महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कितना है। भारत में विधायिका महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कितना है भैया? रेशियो बताना है। बहुत ही कम है कि बहुत अधिक है कि एक समान है कि कोई नहीं है? तो इंडिया में जो भी विधायिका है उनकी जो प्रतिनिधियों की संख्या है वो क्या है? बहुत ही कम है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग को लेकर के आंदोलन को क्या कहते हैं। ठीक है, जो भी महिलाएं होती है उनको समाज में बराबरी का हिस्सा मांगने के लिए अगर हम कुछ भी आंदोलन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा नारीवादी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे। ठीक है, अमेरिका सामाजिक विभाजन के रीजन कौन थे ये हमें बताना है। अमीर और गरीब, आधुनिक और रूढ़िवादी, श्वेत और अश्वेत, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइएगा। ये मैं आपके लिए जीवन दान दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, जरूर चाहिए। आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए गूगल करो या अपने सर से पूछो या अपने घर वालों से पूछो या अपने बड़े भैया से पूछो, किसी से ही पूछो, लेकिन पूछ करके मेरे को जरूर बताना है। ठीक है, आज के लिए फिर बच्चों बस इतना ही। अब हम बात करते हैं कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा PDF। ठीक है, फिर बच्चों सबसे पहले बात सुनो। ठीक है, एक बात मेरा ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे आप सभी कुछ यहाँ पे निर्देश देना चाहता हूँ और यहाँ पे कुछ आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ठीक है बच्चों, बात यहाँ पे ये आती है, ठीक है, कि बात यहाँ पे ये आती है, देखो आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपका है 3 मार्च का पेपर। कब है? 3 मार्च का। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 मार्च से पहले आपका अंग्रेजी का पेपर है, वो किस तारीख को है? वो है फिर बच्चों 1 मार्च। कब है? वो है 1 मार्च को। लेकिन होगा क्या कि 1 मार्च के पेपर देने के बाद आपके पास सामाजिक विज्ञान को पेपर देने के लिए बहुत ही कम समय बचेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सामाजिक विज्ञान को धीरे धीरे स्टार्ट कर दो और पढ़ो। जितना बता रहा हूँ सारे वीडियो देख लो, आपका बहुविकल्पी में एक भी नंबर नहीं कटेगा और मैं आप सभी को लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब कुछ मैं लाऊंगा। वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के मॉडल पेपर मैं लाता रहूँगा। इसलिए आप सभी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना मैं आप सभी को यहाँ पे मेहनत करके ला रहा हूँ, आपका भी दायित्व तो बनता है सभी वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सभी को देख लो। अब हम बात करेंगे कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम पे जाकर के लिखना पड़ेगा ऑनलाइन स्टडी सीरीज। ठीक है, आप क्या लिखोगे? ऑनलाइन स्टडी सीरीज लिखोगे। आपको एक माँ दुर्गा, ये माँ सरस्वती वाला फोटो सेम यही वाला लोगो वाला आ जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहीं पे हर एक सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। मैं वहीं पे अपना नोट्स देता हूँ, वहीं पे अपना PDF देता हूँ और वहीं पे मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक है, अर्धवार्षिक पेपर, हर एक पेपर वहीं पे अपलोड किए जाते हैं और वहीं पे आपको साझा किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर 3 मार्च को पेपर है तो आपको धीरे धीरे तैयारी करना है, कच्चियों के चाल चलना है। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख तक सोए रहना है और 1 तारीख तक विषय में लगे रहना है। ठीक है, अभी मेरे बच्चों आप सभी के यहाँ पे अभी देखो विज्ञान का पेपर होने वाला है। अब आप आज तो आप सभी का संस्कृत का पेपर खत्म हो गया, अब संस्कृत के बाद क्या है? विज्ञान का पेपर है। तो विज्ञान का पेपर ही पढ़ते रहो। मैं जो भी यहाँ पे आप सभी क्लास लेकर आ रहा हूँ सारे क्लास को अटेंड करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। एक बात और, अगर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हो तो सारे के सारे प्लेलिस्ट के वीडियो देख डालो। ठीक है, जितना मैंने बताया ना, सभी प्री बोर्ड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, अर्धवार्षिक पेपर या मॉडल पेपर, सभी प्रश्नों को, सभी मॉडल पेपर को आप सभी तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।